दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से और कहानियाँ तो मैं आपको रोज़ सुनाता ही रहता हूँ। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उन सब से अलग है। साल 2020 में जब कोरोना की वजह से देश और दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, तो हर व्यक्ति ने अपने आप को अपने घरों में सुरक्षित कर लिया। लेकिन जो लोग रोज़गार की तलाश में शहर गए हुए थे, वे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। वो सब के सब जब अपने अपने घरों के लिए रवाना होते हैं, तो कुछ लोगों की तो रास्ते में ही मौत हो जाती है, लेकिन कुछ लोग काफ़ी मुश्किल से अपने घरों पर पहुंचते हैं। इसी दौरान दो लोग भी ट्रेन के माध्यम से अपने घर के लिए निकलते हैं, जिनमें एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। एक ही सीट पर दोनों बैठते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से अनजान तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों में जब दोस्ती हो जाती है, तो उसके बाद अक्सर दोनों फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है, तो लगभग 3 सालों तक चलता है। लेकिन 3 सालों के बाद इस दोस्ती का अंत कुछ इस तरह से होगा, जिसका शायद किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मुंबई शहर की। मुंबई का एक इलाका पड़ता है कुर्ला। इसी कुर्ला के एक इलाके में मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये बात है 19 नवंबर 2023 की सुबह सुबह। मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुबह सुबह मजदूर जब काम करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि बैरिकेड के बगल में एक सूटकेस पड़ा हुआ है। लेकिन मजदूर काफ़ी समझदारी दिखाते हैं, इसीलिए उस सूटकेस को खोलने के बजाय इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब सूटकेस को खोलती है, तो हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल सूटकेस के अंदर कुछ कपड़ों के साथ साथ एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। पुलिस जब लाश का मुआयना करती है, तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कोई चोट या घाव का निशान भी नहीं है। पुलिस जब उस महिला के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो कोई भी उस महिला की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब ये हो जाती है कि जब तक मरने वाली की शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकती है। आखिरकार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें खुलासा होता है कि उस महिला की गला दबाकर हत्या किया गया है। जैसे ही इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए उस महिला की फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही फ़ोटो पोस्ट कर देती है, लगभग 3 घंटे के बाद एक महिला थाने पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है, जिसका नाम प्रतिमा पवार है, जो धारावी की रहने वाली है। वो महिला कहती है कि साहब, प्रतिमा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। पुलिस जब उस महिला से प्रतिमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो महिला कहती है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि प्रतिमा की हत्या किसने किया है, लेकिन प्रतिमा धारावी में अपने पति मनोज के साथ रहती थी। पुलिस जब मनोज के बारे में पूछताछ करती है, तो महिला कहती है कि साहब, मैं मनोज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि मनोज पिछले 1 महीने से ही प्रतिमा के साथ रह रहा था। हालांकि पुलिस जब प्रतिमा की शिनाख्त हो जाती है, तो प्रतिमा के धारावी स्थित उसके घर का पता भी ले लेती है और प्रतिमा के घर जाती है, तो देखती है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब, मनोज प्रतिमा से शादी नहीं किया था, बल्कि 1 महीने से उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। पुलिस जब मनोज के बारे में पूछताछ करती है, तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब, 18 नवंबर तक मनोज यहीं दिखाई दिया था, लेकिन जाते समय उसने ये बताया था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत खराब है। पुलिस जब मनोज के घर के बारे में पूछताछ करती है, तो एक व्यक्ति कहता है कि साहब, मनोज उड़ीसा का रहने वाला है। जैसे ही उड़ीसा का पता बताता है,
तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल प्रतिमा भी उड़ीसा की ही रहने वाली है। पुलिस जब आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मनोज सुबह 10 बजे के आसपास ऑटो रिक्शा में जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस जब उस ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करके उससे संपर्क करती है और उससे पूछताछ करती है तो ऑटो वाला बताता है कि साहब मैंने उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ा है। पुलिस अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर जाती है जहां एक व्यक्ति काफ़ी घबराया हुआ नजर आता है। इधर पुलिस को मनोज का एक फ़ोटो भी मिल गया था। पुलिस जब उस फोटो को लेकर उस व्यक्ति की तरफ जाती है तो फोटो उस व्यक्ति से मैच कर जाता है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मनोज ही था। इधर मनोज जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस मनोज को पकड़ लेती है और उसको अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। पुलिस जब मनोज से प्रतिमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, पहले तो मनोज इधर उधर की बातें कहता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मनोज अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद प्रतिमा की बहन को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में, जब देश में लॉकडाउन लग जाता है। मुंबई में प्रतिमा का काम भी बंद हो जाता है, इसीलिए प्रतिमा अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। प्रतिमा जो उड़ीसा की रहने वाली है, लेकिन जिस ट्रेन में जाती है उसी की सीट पर आकर मनोज भी बैठ जाता है। मनोज भी उस वक्त मुंबई में ही नौकरी करता था। एक ही सीट पर जब दोनों की मुलाकात होती है, मनोज और प्रतिमा एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, जिससे मालूम चलता है कि दोनों उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। हालांकि दोनों का गांव अलग अलग है, लेकिन दोनों को जब मालूम चलता है कि दोनों एक ही प्रदेश के रहने वाले हैं तो प्रतिमा कहती है कि मैं मुंबई में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। तो मनोज कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में बेंगलुरु गया था, लेकिन उधर जब काम नहीं मिला तो मैं मुंबई आ गया, लेकिन मुंबई में भी मेरा कोई जानने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ भी नौकरी नहीं मिली। इसी दौरान लॉकडाउन लग गया तो मेरे पास पैसा भी नहीं बचा, इसीलिए मैं अब घर जा रहा हूँ। दोनों जब अपनी अपनी परेशानी बताते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। प्रतिमा कहती है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा मैं वापस मुंबई चली आऊँगी, क्योंकि मुंबई में ही मेरी बड़ी बहन रहती है। दोनों जब अपने घर पहुँचते हैं तो फ़ोन के जरिए अक्सर एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। लॉकडाउन जब खत्म हो जाता है तो साल 2022 के शुरुआती महीने में प्रतिमा फिर से मुंबई वापस आ जाती है। इधर मनोज भी अपने काम के सिलसिले में बेंगलुरु चला जाता है, लेकिन मनोज को बेंगलुरु में कोई काम नहीं मिलता है। इसी सिलसिले में एक दिन जब दोनों की फ़ोन पर बातचीत होती है, प्रतिमा मनोज से कहती है कि तुम मुंबई क्यों नहीं आ जाते हो, इधर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम का इंतजाम कर दूंगी। जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, मनोज को भी प्रतिमा की बात पसंद आ जाती है। फिर अक्टूबर 2023 को मनोज मुंबई आ जाता है। प्रतिमा मनोज को अपने ही कमरे में लेकर जाती है और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है तो प्रतिमा मनोज की एक दुकान में नौकरी भी लगवा देती है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है, दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। हालांकि प्रतिमा मनोज के बारे में अपनी बहन से भी बताती है, लेकिन अपनी बहन से झूठ बोलती है कि मैंने मनोज से शादी कर लिया है, लेकिन आसपास के लोगों से सच्चाई नहीं छिपती है। सबको मालूम होता है कि प्रतिमा ने मनोज से शादी नहीं किया है। हालांकि दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, अपनी अपनी नौकरी भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन मनोज जो भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा अपने घर भेज देता है और अपना खर्च करने के लिए प्रतिमा से पैसे मांगता है। शुरू में तो प्रतिमा मनोज को पैसा दे भी देती है, लेकिन जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है, प्रतिमा को भरोसा हो जाता है कि उसका मनोज के साथ गुजारा नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रतिमा मनोज को पैसा देना बंद कर देती है। इधर मनोज जो भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा अपने घर भेज देता है। प्रतिमा जब उसे पैसा नहीं देती है तो मनोज का समय बुरी तरीके से गुजरने लगता है। इन्हीं पैसों को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रतिमा मनोज से कहती है कि तुम मुझे कमा कर पैसे तो नहीं देते हो, बदले में उल्टा मुझसे ही क्यों मांगते हो। हम दोनों ने अभी शादी भी नहीं किया है और अब मैं तुमसे शादी करूंगी भी नहीं।
तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मनोज ना तो वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है, ना प्रतिमा को छोड़ने के लिए तैयार होता है। जब घर नहीं छोड़ता है तो प्रतिमा कहती है कि अगर तुमको यहाँ रहना है तो इस घर का किराया भी देना होगा और तुमको अपना खर्चा खुद उठाना होगा। दरअसल प्रतिमा मनोज का खाना पीना भी बंद करवा देती है। 18 नवंबर 2023 को हर दिन की तरह मनोज जब तैयार होकर अपनी नौकरी के लिए निकलता है, प्रतिमा से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन प्रतिमा उसे पैसा नहीं देती है, बल्कि मनोज को कुछ गालियां सुना देती है। गालियां सुनकर मनोज काफ़ी गुस्से में आ जाता है और मात्र इतनी सी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोपहर के समय मनोज अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। शाम के समय जब कमरे पर पहुंचता है तो प्रतिमा उससे कहती है कि रात को जब तुम खाना खाओगे तो क्या खाने के लिए कुछ लेकर आए हो। इस पर मनोज कहता है कि मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। प्रतिमा कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ से कुछ पैसे एडवांस ले लो। मनोज कहता है कि मैं वहाँ से पहले ही एडवांस ले चुका हूँ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में जब फिर से लड़ाई झगड़ा होता है, प्रतिमा इस तरह से गुस्से में आ जाती है कि कहती है कि अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे तो ठीक है, मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। प्रतिमा कमरे के भीतर जाती है और एक सूटकेस लेकर बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर निकलती है, पीछे से मनोज उसका दुपट्टा पकड़कर खींच देता है, जिसकी वजह से प्रतिमा को गलतफहमी हो जाती है कि शायद मनोज उसका गला दबाकर मारना चाहता है। इसी पर प्रतिमा और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे जान से मारने का प्रयास कर रहे हो। हालांकि मनोज अपनी लाख सफाई देने का प्रयास करता है कि मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रतिमा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। आखिरकार इसी बात को लेकर मनोज इस तरह से गुस्से में आ जाता है कि प्रतिमा को 3-4 थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से प्रतिमा फर्श पर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि प्रतिमा उठ पाती, मनोज प्रतिमा का गला दबा देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही प्रतिमा की मौत हो जाती है। तब तक रात के लगभग 9 बज चुके थे। प्रतिमा जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाती है, उसके बाद मनोज को भी होश आ जाता है। अपने सामने जब प्रतिमा की लाश को देखता है तो उसे अब यह डर सताने लगता है कि अब उसको जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए मनोज अब अपने आप को बचाने के लिए प्रतिमा का ही सूटकेस लाता है, उसमें कुछ कपड़े रख देता है और उसी सूटकेस में प्रतिमा की लाश को भी कैसे करके रख देता है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलता है और एक ऑटो पकड़ लेता है। ऑटो वाले से कहता है कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। दरअसल सूटकेस को मनोज रेलवे स्टेशन पर ही फेंकना चाहता था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जाता है तो देखता है कि वहां पर काफ़ी भीड़ मौजूद है, इसीलिए वहां से ऑटो को वापस करता है। इधर ऑटो वाला भी मनोज के ऊपर दबाव देता है कि तुमको जाना कहाँ है, जल्दी से मुझे बताओ। लेकिन जैसे ही कुर्ला के मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन की साइट पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर काफ़ी सुनसान जगह है। वहीं पर ऑटो से उतर जाता है। तब तक रात के लगभग 12 बज चुके थे। उस साइड पर कोई मजदूर भी मौजूद नहीं था। बैरिकेड की साइड को अलग करता है, उस सूटकेस को वहीं फेंक देता है और वहां से वापस अपने कमरे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह 9 बजे के आसपास उठता है, कमरे से बाहर निकलता है और पड़ोसियों से कहता है कि मेरी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मनोज रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस मनोज को समझाते हुए कहती है कि जब तुमने प्रतिमा से शादी नहीं किया था तो तुमने उसको छोड़ क्यों दिया। आखिरकार जब वो तुमको पैसे नहीं दे रही थी तो पैसे न देने की उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। इस पर मनोज पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, पैसे उसके पास थे लेकिन वो मुझे नहीं दे रही थी, बल्कि मेरे रहते हुए उसका किसी और से चक्कर चल रहा था और वो सारा पैसा अपने प्रेमी पर लुटा रही थी। इस पर पुलिस मनोज से कहती है कि क्या तुमने उसे कभी देखा था जिसके साथ प्रतिमा का चक्कर चल रहा था, क्योंकि जब हमने प्रतिमा की कॉल डिटेल निकाला तो हमको तो यही मालूम चला कि प्रतिमा का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मनोज के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है।
दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर हैं जो अपना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो ही नहीं देखते हैं, बल्कि अपना प्यार भी मुझे देते हैं। उनमें से कुछ है कुंदन पाल जी, जो कि पूना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सलमान मंसूरी जी, अनवर अहमद जी, राजकुमार पटेल जी, जो कि सऊदी अरब से मेरे वीडियो को देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।